बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर, इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़िरा पर और दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर। और इन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से हमें ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा आपकी दिलचस्पी को देखते हुए हम इस शो में मुख्तलिफ गेस्ट को भी इन्वाइट करते हैं, जिनकी इंटरव्यूज से, जिनकी बातों से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले आप तमाम लोगों से कुछ बात करते जाइए। पाकिस्तान के लिए हॉकी के मैदान से खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह के हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम ने एशियन चैंपियन जापान को 3 के मुकाबले में 5 गोलों से शिकस्त दी। पाकिस्तान में कौमी खेल का दर्जा रखने वाले हॉकी के मैदानों में 3 अरसे तक हुक्मरानी करने वाले पाकिस्तानी टीम के लिए ये कामयाबी इस लिहाज से खासी रही, बड़ी रही कि 11 बरस बाद हॉकी के खेल में मौका आया कि कौमी टीम विक्ट्री स्टैंड पर पहुंची है। पाकिस्तानी हॉकी टीम के एक लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल में एक दर्जा बेहतरी आ गई। FIH की जारी करदा नई रैंकिंग में पाकिस्तान हॉकी टीम ने एक दर्जे तरक्की कर ली है। इन पॉइंट्स के आने से पाकिस्तान अब 17वीं पोजीशन पर आ गया है, जबकि ब्रॉन्ज मेडल मैच में शिकस्त खाने वाली जापान की जो टीम थी वो इंटरनेशनल रैंकिंग में अब पाकिस्तान की जगह 18वें नंबर पर आ गई है। हॉकी के मैदानों से जीत की ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब पाकिस्तान ने अपने कौमी खेल के हवाले से एक और बड़ा एजाज हासिल किया। पाकिस्तान के तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए सदर मुंतखब हो गए। एशियन हॉकी के चीफ एग्जीक्यूटिव तैयब इकराम का बेल्जियम के मार्क क्यूडन से मुकाबला था और दोनों उम्मीदवारों के लिए वोटिंग का सिस्टम ऑनलाइन था। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान समेत 129 मेंबर ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा लिया था और एशियन हॉकी के चीफ एग्जीक्यूटिव तैयब इकराम 79 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए थे, जबकि इनके मध्य मुकाबिल बेल्जियम के जो मार्क क्यूडन थे वो 47 वोट ले सके थे। खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए एक साथ 2 कामयाबियां हासिल करने पर हॉकी टीम की कारकर्दगी को सराहने और तैयब इकराम साहब को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए, इन्हीं की कामयाबियों पर बात करने के लिए आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मुजम्मल अख्तर मलिक साहब, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, प्रोफेशनल हॉकी कोच, बेसिक स्किल्स स्पेशलिस्ट, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमरीका से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, शैला खान। गुलाम गौस हमारे दूसरे हमारे गेस्ट हैं, एशियन हॉकी फेडरेशन के डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान के शहर लाहौर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुलाम गौस साहब के बारे में मैं आप तमाम लिसनर्स को, अपने व्यूअर्स को, देखने और सुनने वालों को बताती चलूं कि इनके खानदान के 11 अफराद ने बैनुल-अक़वामी सतह पर हॉकी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान हॉकी टीम की जानिब से खेले जाने वाले एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। सर, एक तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। दूसरी आप दोनों को मुबारक हो क्योंकि तैयब इकराम साहब जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए सदर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, हॉकी प्लेयर्स के लिए एक मोटिवेशन है, क्या कहेंगे आप? जी मुझसे पूछा है या गौस भाई से पूछा है? गौस साहब से बात कर रही हूँ। जी ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि तैयब इकराम चौधरी साहब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में के सदर मुंतखब हुए हैं। ये एक लंबी स्टोरी है जो आज से तकरीबन 40-45 साल तक मुहित है कि तैयब इकराम साहब ने कैसे हॉकी शुरू की और कैसे फिर अपना मकाम बनाया। फिर वो चाइना की नेशनल वुमेन टीम के साथ एज ए कोच मुंसलिक रहे। फिर उसके बाद मकाओ चले गए, उधर ने जाके
हॉकी की खिदमत करते रहे और उसके बाद एशियन हॉकी फेडरेशन में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव 2014 में उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और 2016 में वो FIH के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर मुंतखब हुए। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जो 2016 का इलेक्शन था, अभी तक उनका रिकॉर्ड है कि 114 में से 101 वोट लिए थे उन्होंने जब वो FIH के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर मुंतखब हुए थे। तो उनका जो सिलसिला है वो तमाम बरे-आज़म में फैला हुआ है, क्योंकि उनका एक पैशन था कोचिंग। वो FIH में एज ए डायरेक्टर कोचिंग एंड डेवलपमेंट काम करते रहे और उस हिसाब से उन्होंने पूरी दुनिया में कोच एजुकेशन को रोशनास करवाया। मुज़म्मिल साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं और यही सवाल मैं आपसे करूं तो आप उनकी जर्नी को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एजाज जो उन्होंने पाया है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो इस मकाम तक पहुंच पाते हैं। तो अगर मैं इनकी जर्नी की बात करूं तो आप किस तरह से देखते हैं इनकी जर्नी को? मिसकान, पहले तो यह कि तैयब इकराम साहब हैं, उनको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के हॉकी लवर को, स्पेशली ये गौस साहब जो बैठे हुए हैं, ये बड़ी अच्छे से उनके साथ हैं। और मैं तो तैयब के साथ खेलता रहा हूँ बहुत 80 की दहाई में। इसके बड़े भाई और हम तो गौस साहब के पैशन उसमें था, शौक उसमें था, तो अल्लाह ने उसको आज ये इज्जत दी है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए 22 करोड़ अवाम में से एक ऐसा नॉर्मल बंदा है जो बेसिक मीडियम क्लास फैमिली से उठ के आके पाकिस्तान दुनिया की हॉकी का प्रेसिडेंट बना है, जो आज तक सिविलियन कोई भी नहीं पाकिस्तान का बना मेरे ख्याल में। तो ये तो गौस साहब ने उनकी हिस्ट्री बता दी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ये जानते हैं। मैं बाहर रहता हूँ, पाकिस्तान में रहते हैं, वेरी मच क्लोज टू गौस एंड तैयब इकराम। तो ये एजाज़ तो एक मुनफरद एजाज़ है, जो मेरा नहीं ख्याल कि तैयब के बाद शायद ही कोई आगे जाके 30-40 साल में ये गौस साहब शायद कर लें, या और कोई बंदे ऐसे बहुत कम ही होंगे जो ऐसा कर सकेंगे, सिवाय के कोई मिलिट्री डिक्टेटर जनरल आए तो वो करे, वरना ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं करते। तो ये इज़ अ वेरी बिग ऑनर टू मी एज ए पाकिस्तानी। अमेरिका में रहते हुए मैंने उसके लिए दोस्तों को कहा भी था। मुझे वैसे ही बड़ी खुशी हुई है कि हम लोग इसके साथ भी खेले हुए हैं, हमारे साथ लाहौर में होते थे, फिर हम इधर आ गए, वो अपने कामों में चले गए। तो इस जो लॉन्ग स्टोरी उन्होंने आपको बताई है, तो इज नॉट द स्मॉल थिंग फॉर पाकिस्तान कंट्री एज ए हॉकी। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको तो फौरी तौर पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा आगाज देना चाहिए। और बाकी जो बातें हैं वो तो आप जब सवाल करेंगी तो इट्स अ वेरी बिग ऑनर टू मी एज ए पाकिस्तानी प्लेयर, एज ए ऑनर टू मी एज ए पाकिस्तानी प्लेयर। पर ये गौस साहब और इनकी टीम जो ये वर्क करते हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और इनसे उम्मीदें आगे भी थी और अब और उम्मीदें हो गई हैं कि ये पाकिस्तान की हॉकी के लिए भी करेंगे, जो ऑलरेडी वो कर भी रहे हैं। गौस साहब, एक बात आपसे जरूर करूंगी कि तैयब इकराम साहब ने 2010 में भारत को एक कोचिंग डायरेक्टर की हैसियत से उन्हें ज्वाइन किया था, उनकी खिदमत हासिल की थी भारत में। इस नायाब हीरे से हम यानी पाकिस्तान की बात करें तो भारत तो फैजियाब हुआ, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह का टैलेंट क्यों नहीं निकल कर आया, या पाकिस्तान को जब कोचिंग की बात आती है तो फिर हमारे यहाँ पर वो चीज क्यों नहीं नजर आई? एक्चुअली जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में इंडिया की टीम ने क्वालिफाई करने से कासिर रही, तो उनके थिंक टैंक ने फिर FIH से रजू किया, और लाजमी बात है उस वक्त तैयब इकराम साहब हेड कर रहे थे इस कोचिंग और एजुकेशन प्रोसेस को। तो उसके लिए वो एक स्पेशल प्रोजेक्ट, हॉकी इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि इसमें हॉकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और एक लाइन जो तैयब इकराम साहब ने दी थी उस पे वो चलते रहे, और चलते चलते उनका रिजल्ट अल्टीमेटली ये हुआ कि 2020 में बीच अपना ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक, उसमें वो सिल्वर मेडल हासिल करने में कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ हम देखें कि पाकिस्तान की टीम जो बीजिंग ओलंपिक का हिस्सा थी, उसके बाद फिर लंदन ओलंपिक का हिस्सा थी, फिर रियो का हिस्सा थी, लेकिन उसके बाद हम आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाते गए, क्योंकि हमने वो कोचिंग एजुकेशन का प्रोसीजर जो सा था वो अडेप्ट करने में नाकाम रहे, और मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करते रहे। कभी कोई ओलंपियन आ गया, कभी किसी को टीम दे दी, कभी रोलर टॉर्नामेंट को बुला लिया 1 साल के लिए, किसी को 6 माह के लिए बुला लिया।
तो ये कंटिन्यूअसली कोई काम ऐसा हुआ नहीं, और साथ ये गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको हासिल नहीं थी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो बहुत पहले बहुत ज्यादा थी वो कम होती गई, और आहिस्ता 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 अब खत्म होती जा रही हैं। सही। मुज़म्मिल साहब, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान की हॉकी का जो डिक्लाइन हुआ है या जो वो नीचे की तरफ आई है, उसमें ज्यादा किरदार किसका रहा? प्रोफेशनलिज्म का रहा, या जो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो रही है हॉकी के हवाले से जो होनी चाहिए, उसका किरदार ज्यादा रहा? देखिए, गौस भाई ने आपको बताया कि तैयब इकराम एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा कहाँ से कहाँ जा सकता है, तो पाकिस्तान की जो दुनिया में अभी भी पाकिस्तान की हॉकी से इज्जत है, तो वो क्यों नहीं आगे प्रमोट कर सकते? बस वही बात, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। इन्होंने जो भी, जैसे आप तैयब साहब आए हैं, इनसे वो मदद लें, इनसे आइडियाज लें। अगर वो इंडिया को सपोर्ट करके वहाँ कहाँ से कहाँ ला सकता है, अपने आइडियाज दे के, उनको गाइडलाइन दे के, तो सबसे अच्छी बात वही हमेशा होती है हर ह्यूमन बीइंग के लिए कि उसको रास्ता सही बताना चाहिए। अगर एक आपको बंदा ऐसा मिल गया है, वो रास्ता बताए आपको और आप उसको लिसन करें, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, तो वाई नॉट? पॉसिबिलिटी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू ट्राई टू डू समथिंग। ये तो लॉजिक आम नॉर्मल थिंग्स हैं ह्यूमन बीइंग के लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म और गवर्नमेंट को फुल फ्लैज सपोर्ट करनी चाहिए, फुल फ्लैज आउट ऑफ द वे जाके। मैं तो कहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं हॉकी का लवर हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ, मेरी जॉब है, मेरा पैशन है। मैं जानता हूँ दुनिया में ट्रैवल करके हमें लोग जब पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं, हमें ग्राउंड में देखते ही वो कह देते हैं ये लुक लाइक पाकिस्तानी है, इन्हू फाड़ लो तो बाकी चीज़ें आप ही कंट्रोल कर लो। मतलब अभी भी हम लोगों की इस हद तक वैल्यू है प्लेयरों की, जो भी जहाँ जहाँ भी कोई खेलता है। तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ गवर्नमेंट फुल फ्लैश सपोर्ट दे, बच्चों को इंसेंटिव दे, बच्चों को जॉब्स दे। जो बच्चे अभी खेल के आए हैं, अभी मैं गौस साहब से मुबारक भी दूंगा, इनके बेटे घर के 2 बच्चे टीम में थे उस पोजीशन में, तो इनको इंसेंटिव देना चाहिए गवर्नमेंट को, राइट वे इनको गवर्नमेंट को चाहिए, इनके लिए कोई प्राइज मनी दें, फिर इनके डिपार्टमेंट इनके कन्फर्म करें। इसी तरह वुमेन को प्रमोट करें, क्यों नहीं करते? हम 22 साल में अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं, हम अमेरिका की टीम को कहाँ से कहाँ लेके चले गए हैं बच्चों को। अभी भी मेरी 2 स्टूडेंट्स हैं, जूनियर सीनियर में खेल रही हैं। तो हमें पता है कि हम कैसे कर रहे हैं। चले हम उसका हिस्सा नहीं बनते, लेकिन ये तैयब इकराम जैसे बंदे, गौस जैसे बंदे, या और बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो ऑनेस्टली बड़े दिल से काम करते हैं, इनको चांस दें और इसको सपोर्ट करें। गवर्नमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करेगी प्रोफेशनल वेज पे, कभी भी उस वक्त तक हॉकी उस मुकाम पे नहीं आएगी, चाहे कोई भी बंदा उसको आइडिया दिए। स्पोर्ट्स के लिए तो यही है ना कि जब तक कि आपको गवर्नमेंट उस लेवल पे ना दे जिस लेवल की जरूरत होती है, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। और हमने देखा कि जितने पाकिस्तान में इस वक्त गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल बच्चे लड़के लेकर आए, वो सारे के सारे जब यहाँ आके बताते हैं कि हमने अपनी मेहनत से, हमने अपने तौर पर, यहाँ तक के लोगों को टिकट्स के भी पैसे नहीं दिए जाते, वीजे और चीजों की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं आपसे गौस साहब बात करूंगी कि कुछ लोगों का ख्याल है कि एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है वो स्कूल लेवल से निकलता है, ग्रास रूट लेवल से निकलता है। जो परफॉर्मेंस होती है, एक अच्छी परफॉर्मेंस जो होती है, क्या वो इसी इब्तिदाई मराहिल से गुजरकर हो सकती है, या बीच में भी कोई बंदा खेल सकता है और अच्छा खेल सकता है और टैलेंटेड निकल सकता है? मेरे ख्याल में जी कोई ये ग्रास रूट लेवल, पाकिस्तान में तो ग्रास रूट लेवल की बात ही नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत रिच है ग्रास रूट लेवल पे। अभी हमें जो है हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, बच्चों को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए, उनकी डाइट पे देनी चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, उनको एलीट किस्म का ट्रेनिंग सेंटर बना के देना चाहिए। तो बहुत आसान है कि पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव कर सकता है। दूसरा, प्लेयर को, एथलीट्स को कैरियर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो। यहाँ जब तक उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, ये चीजें उसको, उसके लिए डिक्लाइन साबित हो सकती हैं। तो इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव देना चाहिए, उनके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक बनाना चाहिए। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक जीत चुका है, उसको ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी काम हो चुका है। अब इन्हें हाई परफॉर्मेंस पे काम करने की जरूरत है। ठीक, इनको पिक एंड चूज करके 50 लड़के, 100 लड़कों का एक पूल बनाना चाहिए, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग देनी चाहिए। और मैं एक और आपको बात बताता चलूं कि तैयब इकराम साहब ने हॉकी इंडिया प्रोजेक्ट के अलावा
चाइना का प्रोजेक्ट, चाइना वुमेन हॉकी को 90 में ज्वाइन किया और 56 लड़कियों को मुंतखब किया और उस पे कंटिन्यूसली काम करते रहे और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में वही लड़कियों ने सिल्वर मेडल चाइना के लिए जीता। तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई परफॉर्मेंस पे अब तवज्जो देने की जरूरत है और उनको प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में टीमें कम आती हैं। इनके लिए जरूरी है कि इनको ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन टीमों के साथ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, इसी तरह मलेशिया के साथ सीरीज होनी चाहिए। तो जब ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिलेंगे तो इनको निखार पैदा होगा। और ये आपने देखा होगा हमारे टूर्नामेंट्स है ही नहीं ना। अभी जो कॉमनवेल्थ पे गए हैं उसके फौरन बाद अजलान शाह में इनकी परफॉर्मेंस देखें कितनी अच्छी हो गई है, क्योंकि इनको प्लेइंग अपॉर्चुनिटी मिली अपने से हायर रैंकिंग टीमों से खेलने की, जहां ऑस्ट्रेलिया थी, न्यूजीलैंड थी, कनाडा थी, आयरलैंड थी। तो यूरोपियन टीमों से भी इनको खेलने का फायदा हुआ और उसका फायदा आपने देखा कि अजलान शाह में होगा। अब यही फायदा जो सा है ये इंशाल्लाह ताला नेशन कप में उठाएंगे। और एक मैं और आपको बात बताता चलूं, इस टीम में 9 लड़के अंडर 19 है जो कि नेक्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप अगले साल है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस पाकिस्तान जूनियर टीम के लिए मिल गई है। इंशाल्लाह ताला आप मेरी बात ये नोट कर लें, अगर इसी तरह ये इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रही तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी विक्ट्री स्टैंड पे होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल होगा इंशाअल्लाह। मलिक साहब, अजलान शाह हॉकी कप में क्योंकि 6 टीमें खेल रही थी तो लोग पाकिस्तान के और हर जगह के, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हॉकी टीम की इतनी अच्छी नहीं रही है, तो लोग ही समझ रहे थे कि शायद क्योंकि 6 टीमें गई हैं तो पाकिस्तान 6ठे नंबर पे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये कि जो मलेशिया, जापान, कोरिया, जनूबी अफ्रीका और मिस्र के इवेंट्स में शामिल थे, लेकिन इंडिया नहीं था। इसकी कोई खास वजह थी? मुझे इसकी एक्चुअली तो कोई ऐसा रीजन नहीं मुझे नजर आ रहा कि क्यों नहीं था वो उधर, कोई उनका डोमेस्टिक इशू होगा। लेकिन बहरहाल जो भी ये टीमें थी उधर, टॉप की 6 टीमें जो थी, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ये भी एक टॉप लेवल की हॉकी खेलती हैं आजकल। चाइना ऑलरेडी, जापान ऑलरेडी एशियन चैंपियन था, लेकिन पाकिस्तान ने जो खेल खेला है वो गौस ने अभी आपको बताया कि लड़कों को जब एक्सपीरियंस मिलता है ना खेलने का बड़ी टीमों से या दूसरी टीमों से, तो उनपे निखार आता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस मिलता है तो लड़के आगे जाते हैं। तो ये आगे अचीवमेंट है। इंडिया नहीं आया वो कोई बात नहीं, आता भी तो कंपटीशन अच्छा होना था, इसी तरह जैसे जापान कोरिया के साथ हुआ है। तो वो एक मैच का मजा आता है। पाकिस्तान इंडिया हमेशा से, पाकिस्तान इंडिया, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, कोई भी चीज हो, तो पीपल भी फाइट टू ईच अदर थ्रू इंडिया। तो और इसके अलावा तो कोई बड़ा नहीं होना था। कोरिया, जापान कुछ, लेकिन मलिक साहब बहुत मुश्किल से ये टीम गई है। अब वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। एक यंग टीम उतारी थी मैदान में, 9 खिलाड़ियों का डेब्यू था इनके पास। पहले बड़ी कंफ्यूजन रही कि फेडरेशन बचेगा नहीं बचेगा, आपको पता है वो सियासत चलती रही। फिर एनओसी का भी मसला आया इस टीम को, पाकिस्तान की टीम जा भी सकेगी ये नहीं जा सकेगी, ये कंफ्यूजन बरकरार रही। लेकिन एंग्रो ग्रुप ऑफ कंपनी का शुक्रिया मैं वाकई में अदा करना चाहिए, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। और खेलों की जब हम बात करते हैं तो जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, जब तक सपोर्ट नहीं मिलती है, जब तक कोई भी खिलाड़ी इस तरह से आगे नहीं जा सकता। 2017 और 2022 की बात अगर मैं करूं तो 2017 से 2022 तक हॉकी फेडरेशन को 70 से 80 लाख रुपए मिले। 70 से 80 लाख रुपए में क्या होता है? लास्ट ईयर की बात करूं तो 20 लाख रुपए मिले। क्या होता है इसके अंदर? मेरी मालूमात के मुताबिक, हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा मालूमात बल्कि होगी, पाकिस्तान में 40 लड़कों का अगर कैंप लगा लिया जाए, होटल इसमें शामिल नहीं है, हॉस्टल लिया जाए, तो उनके अखराजात 55 से 65 लाख के करीब आते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंटरनेशनल में 3-4 इंटरनेशनल जो वो है जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ये जो टूर्स होते हैं, 3 से 4 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो आप अंदाजा लगाए कि कहाँ आपके 20 लाख, कहाँ आपके 35 लाख, कहाँ 55-60 और कहाँ अगर हम बात करें तो करोड़ों तक है। तो ऑब्वियसली ये तो हुकूमत को करना चाहिए ना, कि चाहे वो सूबाई लेवल पे कर रही है, लेकिन आपको फेडरल या आपको हुकूमत के लेवल पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। क्योंकि हर कोई आप मिडिल क्लास से आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जाने के लिए, आने के लिए, रुकने के लिए उस लेवल का तो सपोर्ट चाहिए होगा। इस पे अग्री करते हैं कि नहीं करते आप? देखिए, मैं तो मतलब मुझसे ज़्यादा गौस साहब को पता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है, दोस्तों से मालूमात रहती हैं
یہ تو بالکل آپ ایسا کہہ لیں کہ جو پنجابی مثال دیتے ہیں نا کہ آٹے کے نمک میں برابر بھی نہیں ہے یہ، تو یہ تو ایک مذاق ہے پاکستان کی ہاکی کے ساتھ. وہ ٹھیک ہے آپ نے اینگرو کو مبارک دی، اس کا شکریہ ہم بھی دے دیتے ہیں، ہم بھی ادا کرتے ہیں کہ جس نے سپورٹ کیا. اس طرح پاکستان میں بے شمار ادارے ہیں. پاکستان کو ایک لا بنانا چاہیے قومی سطح پہ، ملک کے پارلیمنٹ سے منظور کروانا چاہیے کہ ہاکی کو یہ بجٹ ہر سال دینا ہے اور اس کا ہر سال کے بعد اس کا آڈٹ کروانا ہے. اور جو بندوں کو یہ ذمہ داری دیں کوچز میں، پروفیشنلزم میں، جابوں میں، ان سے ان پروفیشنل لوگ لائیں. اب اگر یہ ٹیم دی ہے نا، اس ٹیم کو 3-4 سال کوچوں کو ٹیم کو دینا چاہیے اور ان کو پراپر پیسے دینے چاہیے جہاں سے بھی دے. اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ کہ یہ پاکستان کی ہاکی کو وہ اعزاز جس کے پاس آج تک وہ اعزاز ہے جو دنیا کے کسی ملک کے پاس ہے ہی نہیں ہے. ہم اس اعزازوں کے نام سے ہمیں عزت ملتی ہے لوگوں میں. یہاں پہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، امریکہ میں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یا کسی ہاکی میں ہم اٹیچ ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں وہ نو کوشچن. لیکن گورنمنٹ یہ باتیں کرے گی، یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک بچے کا 1 سال کا خرچہ میرے حساب سے ہے. یہ تو ان کو اس سے بہت آگے جانا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ ان کے ڈومیسٹک سسٹم، آئی نو کہ پاکستان از گوئنگ آن سو مچ پرابلم پولیٹیکلی اور فائنینشلی، بٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے. 5-10 کروڑ 20 کروڑ روپیہ سال کا ہاکی فیڈریشن کو دے کے کام کروانا، ان سے انپٹ لینا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اگر پاکستان سیریسلی چاہے. اب ان کو یہ طیب اکرام جیسے بندے سے، یا یہ غوث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں، کوئی چھوٹی سی جاب نہیں ہے. ان لوگوں سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں چائنا کی ہسٹری، میں یہ انڈیا کی ہسٹری بتا رہے ہیں. آئی نو، میں 80 کی بھی چائنا کی ہسٹری جانتا ہوں، جب پاکستان سے ایک بندے گئے تھے چائنا کو ہاکی انٹروڈیوس کروانے کے لیے. وہ بھی لاہور کے ہی تھے، اے جی خان صاحب. پہلی دفعہ جب چائنا کو ہاکی انٹروڈیوس کروائی تھی 1979-80 میں. بٹ وہی بات ہے نا، ان لوگوں نے ان مشوروں پہ عمل کیا ہے. اب یہ جو غوث صاحب کو بتا رہا ہے، یا طیب اکرام جب لوگوں سے ملا ہوگا یا جن سے اس کی ڈسکشن ہوگی، وہ کیوں نہیں، اس کے لیے اعزاز ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا ایفرٹ کروائے یا کوشش کرے یا کرے گا. یہ غوث جیسے بندے یا ہمارے جیسے بندے جو اس کے دوست ہیں یا اس کو جانتے ہیں، وہ ہمارے نہ کہنے کے باوجود بھی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بندہ پاکستان کی ہیلپ کرے گا. تو ان کو گورنمنٹ کو چاہیے ہر لحاظ سے بچوں کو انسینٹو دینے، بچوں کو جابیں دینی، پرووائڈ کرنا. یہ غوث نے جو آپ کو مشورہ دیا ہے نا، یہ ہم 20 سال سے امریکہ میں یہی لاگو کر رہے ہیں لڑکیوں پہ، کہ ان کے گروپ بنا کے ان کو انسینٹو دیتے ہیں، ان کو اسکالرشپ یونیورسٹیوں میں دیتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں. گراس روٹ سے تو جو غوث نے بتایا ہے وہ بہت نرسری ہے گراس روٹ میں. ان کو پروفیشنلزم دینا چاہیے، اوپر جا کے ہائی لیول جونیئر سینئر کی ان کی 3 گروپ بنا کے 16 سے 18 20 سال کے، 20 سے 25 سال کے، 25 سے 30 سال کے 3 گروپ بنا کے ان کو دینا چاہیے. ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. صحیح بات ہے، بالکل ہونا چاہیے. اچھا، میں آپ دونوں سے ہی پوچھنا چاہوں گی، سوال میں آپ دونوں کے لیے ہی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تمام لوگوں سے یہ کہ کس طریقے سے طیب اکرام صاحب جیسے لوگ جو کہ پاکستانی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے، مگر ہم نیشنل لیول پر آج کی جنریشن کے سامنے انہیں کس طریقے سے پورٹری کریں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ طیب اکرام جیسا بننے کی کوشش کرے، پاکستان کا نام روشن کرے. ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا کچھ؟ دیکھیں غوث بھائی، آپ اس کو جواب دیں گے ڈیٹیل سے، کیونکہ وہ زیادہ تر ڈومیسٹک. میری نظر میں تو 3 چیزیں ایسی ہونی چاہیے رائٹ وے ٹوڈے. آپ کا کچھ سنیں یا کوئی اور بندہ کسی سے سنیں، طیب اکرام کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز دینا چاہیے، اور پاکستان کے میڈیا میں اس کی انپٹ لینی چاہیے، اور دنیا پاکستان کے ہر اس بچے کو جو ہاکی کے شوقین ہیں وہ سنیں. یہ ایشیا کپ کا کوئی میچ تک پاکستان کے ٹی ویوں نے نہیں دکھایا. خبریں آتی تھی تو وہ 2 سیکنڈ کی خبر آتی تھی، 2 منٹ میں بھی. تو کرکٹ کی، ہم کرکٹ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ سپورٹس کے ساتھ ناانصافی ہے. طیب اکرام کو یہ اعزاز دینا چاہیے، اس کے آئیڈیا کو لے کے سارے پاکستان کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں دینا چاہیے. گورنمنٹ کو اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس اعزاز کی، اس کی آنر کی جتنی بھی تشہیر کی جائے میڈیا میں. پاکستانی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں 25 سال سے 30 سال سے امریکہ میں ہوں. میری طیب صاحب سے ایک دفعہ فون پہ بات بھی غوث بھائی نے کروائی تھی، میری ملاقات بھی آج تک نہیں بھی ہوئی. لیکن جتنا مجھے محسوس ہو رہا ہے نا فخر اس بات پہ، میں آپ کو اس کا بیان نہیں کر سکتا. مجھے 10-12 امریکہ کے کئی دوستوں، ڈائریکٹر ہیں جو ٹاپ لیول کے پلیئر ہیں، کیپٹن رہے ہیں، مجھے انہوں نے مبارکباد دی ہے. تو ہاؤ یو فیل، یو تھنک ہاؤ آئی فیل مائی پراؤڈ. تو اس لیے پاکستان کو دینا چاہیے. یہ آلریڈی لیٹ کر دیا، 10 دن 15 دن ہو گئے اس کی جیت کو اناؤنسمنٹ ہوئے. میں نے ایک سیکنڈ کی کہیں خبر نہیں سنی ہوگی.
सही कहा आपने। पाकिस्तानी मीडिया पे आपको लोगों पे बहस करते, सियासत में घसीटते हुए, इल्जाम लगाते हुए, चीजें करते हुए नजर आएंगे। कोई पॉजिटिव या कहते हैं ना कि कोई ऐसा काम या ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई डिस्कशन या पाकिस्तान का जश्न, पाकिस्तान की फतह, उसको सेलिब्रेट करने का भी मुझे लगता है कि इन सियासतदानों के पास, एक आम आदमी के पास भी टाइम नहीं है। सर, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगी कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर जो बच्चे हैं, जो हमारे पाकिस्तान में बच्चे, किस तरीके से तैयब इकराम साहब को इस तरह से हम पोर्ट्रे करें उनके सामने कि वो बच्चे जो है वो हर बच्चे जो है तैयब इकराम बनने की कोशिश करे। जी, इस सिलसिले में तो जैसे बताया गया है, ये मैं इसको और आगे लेके जाऊंगा कि ये पहले पाकिस्तानी हैं जो किसी भी ओलंपिक स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट बने हैं। माशाल्लाह। पूरी पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री उठा के देख लें, ओलंपिक स्पोर्ट्स का कोई इंटरनेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट नहीं बना। ये एक मुनफरिद सा एजाज है जो तैयब इकराम साहब को है। तो मेरे सामने इनको ऐसा एजाज देना चाहिए ताकि सबके लिए ये रोल मॉडल हो। और दूसरा, हम लोग सोच रहे हैं, अभी कल ही पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इनके एजाज में तकरीब मुनक्कद की थी। तो ये इस तरह के कोई प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सतह पे इनकी मुलाकात करवाई जाए, उनके आइडियाज लिए जाएं और पाकिस्तान फर्स्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए कि हम आइंदा 8 साल में या 12 सालों में किस पोजीशन में पहुंचेंगे जो हमने पोजीशन छोड़ी थी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होना चाहिए, ना कि कोई 1 साल या 2 साल। दूसरा, आपने पैसों की बात की, ये करोड़ों पे बात नहीं है, कम से कम 1 अरब ईयरली मुख्तस करना चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए। और इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें अपना रोल अदा करें। और इसमें अब तो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे शुरू हो। अंडर 16 का जो मुजम्मल भाई भी खेलते रहे, अंडर 16 का एक बहुत अच्छा हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होके सूबाई फिर नेशनल लेवल पे जाता था। और उसके बाद एक अंडर 19 टीम बनती थी जो कि पाकिस्तान बोर्ड्स के नाम से बाहर के मुल्क का टूर करती थी। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, लेकिन फंड्स की कमी, हुकूमत की समझे कि तवज्जो नहीं दे रही, वो चीजें जो सी हैं हम सफर कर रहे हैं। और तैयब साहब ऐसी पोजीशन पे आगे हैं। सर, मैं तो कहूँ हुकूमत की नालायकी। आपने बड़ा अच्छा अल्फाज अदा कर लिए, लेकिन मेरा दिल अंदर से अब ये कह रहा है कि मैं कहूँ कि उनकी नालायकी है, निकम्मापन है उनका, और मैं क्या कह सकती हूँ। एक्चुअली हम अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सके। हमें अपने हॉकी को सेल करना चाहिए। ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है और क्रिकेट एक रीजनल स्पोर्ट्स। में इसको वर्ल्ड लेवल पे भी नहीं इतना रिकॉग्नाइज करता। हमारी जो सी व्यूअरशिप के हिसाब से ओलंपिक्स की 3रे नंबर की ये स्पोर्ट्स है हॉकी। अभी भी आप इंडिया जी, हेलो, आवाज चलेगी? जी मुजम्मल साहब, आप बताइए। चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, यही सवाल मैंने आपसे किया था, लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल कर लेती हूँ कि तैयब इकराम साहब की खिदमात को एक्नॉलेज करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पर हमें करना क्या चाहिए? कोई एकेडमी बनाएं, उनके नाम की टूर्नामेंट्स करवाएं, कोई स्टेडियम नाम होना चाहिए, कोई ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि नाम उनका रहे। जब तक नाम उनका नहीं रहेगा, जब तक हमारे आज के बच्चा उनको नहीं जान सकेगा। देखिए, नाम तो उनका फॉर एवर रहना ही रहना। आप सारी पाकिस्तान को उसके मशवरों से फायदा लेना चाहिए। उसको पाकिस्तान को पर्सनली उसको रिक्वेस्ट करके उससे टाइम लेके, क्योंकि नाउ ही इज वेरी बिजी इन द वर्ल्ड, उसको पाकिस्तान में उसके लिए 2, 4, 5 दफा किसी ना किसी जगह ऐसी गेट टुगेदर करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल पे, सूबाई लेवल पे, और उस पे उसके आइडियाज ले और गवर्नमेंट उस पे इम्प्लीमेंट करवाए। और जो गौस ने अभी आपको बताया कि जो 1 यूनिट प्रोजेक्ट है, वो बात भी उसकी सही है। 10 साल 5 साल का अगला, लेकिन अभी कल किसने देखा है कल क्या होना है? जिंदगी अल्लाह ताला सबको दे, लेकिन अभी उस बंदे से ये फायदा लेना चाहिए। और उसको जितना भी पाकिस्तान में, जितना भी वर्ल्ड लेवल पे, जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे
ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہاں پہ پاکستان کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کیسے ہینڈل ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم نے بڑی آنکھوں سے بڑا بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے کہ, لیکن جو پاکستان کے اسپورٹس مین کی عزت ہوتی ہے نا, وہ ایک اور ہی الگ انداز ہوتا ہے. اس کی بھی بڑی ہسٹری کی مثالیں ہیں, کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایئرپورٹوں پہ اولمپک چیمپئنوں کو کھڑے ہو کے سیکورٹی والے سلوٹ کر دیتے ہیں. ایسی بھی مثالیں میں نے سنی ہوئی ہیں, دیکھی ہوئی ہیں. بٹ اس طیب اکرام کے اس نام کو, اس عہدے کو, عزت کو پاکستان کو اوپن کرنا چاہیے, پوری دنیا میں اوپن کرنا چاہیے, پاکستان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی سطح پہ اوپن کرنا چاہیے. اکیڈمی بنانی یا اس کے نام سے وہ الگ ایشو ہیں, وہ بنائے, اسٹیڈیم بنائے, اکیڈمی بنائے, جو کچھ مرضی کریں, وہ پھر بھی کم ہے. جو بڑا اعزاز اس نے لیا ہے یا جو بڑی عزت اس نے پاکستان کو دلوائی ہے, میں چاہتا ہوں اس سے فائدہ لیں, ہاکی پہ فائدہ لیں. ہاں, اور وہ جو مشورہ کہتا اس پہ من و امن 100%, 110% عمل کرے. اگر وہ آپ کو 10 لفظ کہتا تو اس پہ 2 اپنی طرف سے ایڈ کر کے اس پہ عمل کروائیں, پھر ہوگی اس کی بھی خواہش پوری اور ہماری بھی خواہش پوری. صحیح. عموماً تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بڑے باہر کے کسی کوچ کو بلاتے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی بڑی اپرچونٹی دے دی ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ موجود ہے, پھر انٹرنیشنلی اسے ریکگنائز کر دیا گیا ہے, ایکنالج کیا جا رہا ہے اس کی چیزوں کو, تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور صاحب ذرا آپ سے بھی لاسٹ کامنٹ لوں گی پروگرام کا, ضرور مجھے بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ہم ان سے کام لے سکتے ہیں, کون کون سے آئیڈیاز ہیں جس پہ ہم کام کر کے ان سے کچھ کام لے سکتے ہیں. ہمارا ایک برانڈ ہے, ہماری ایک پرسنالٹی ہے, تو اس کو ہم کس طریقے سے اپنے ہاکی میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ جی, اس کے لیے تو سب سے پہلے ایک لانگ ٹرم پروگرام کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں پہلے کہہ سکوں پاکستان 1, کہ ہم نے کیسے اگلے 10 سالوں میں اس مقام تک پہنچنا ہے, اس کا روڈ میپ آپ کو طیب اکرام صاحب ہی دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی آدمی کمپیٹنٹ نہیں ہے جو پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو آپ کو اس مقام پہ دوبارہ واپس دلا سکتا ہے. لہذا جو وہ کہتے ہیں, جو وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں فیڈریشن اور حکومت کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. اور دوسری جو ایتھلیٹس کیریئر ہے, وہ اس کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. ایتھلیٹس کیریئر کی اپرچونٹیز کیا ہیں, آگے فیوچر میں اس کا کیا ہوگا, وہ کیسے اپنے آپ کو سیکیور کرے گا فائنینشیل طور پہ اپنی, تو اس کو اس فکر سے آزاد ہونا چاہیے. اور فوری طور پہ ایک ہائی پرفارمنس سینٹر پاکستان میں بننا چاہیے, جہاں پہ تمام ایلیٹ جو منتخب لڑکے ہیں ان کو وہ انڈر دی لیڈرشپ آف گائیڈنس آف طیب اکرام ٹریننگ دینی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح کہا. مزمل صاحب, ذرا جانے سے پہلے, لاسٹ کامنٹ سے پہلے, ذرا میں چاہوں گی کہ آپ بھی ایک ساؤتھ افریقہ کا وزٹ کر کے آئے ہیں, آپ بھی ہاکی کھیل کر آئے ہیں, ذرا اس کی بھی ہمیں اپڈیٹ دے دیجیے. دیکھیں, ہم تو 5-7 دن ہی ہاکی کھیلتے ہیں اور کھلاتے ہیں. یہاں پہ ہماری جاب ہے, ہمیں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے پاکستان کی بدولت سے, پاکستان کے نام کی وجہ سے, ان سب دوستوں کی وجہ سے جو آج اس مقام پہ ہیں. تو وہ تو امریکہ کی ٹیم جاتی ہے ماسٹر ورلڈ کپ پہ, آئی وش کہ پاکستان کی ٹیمیں بھی آئیں, ہم کوشش بھی کریں گے آگے جا کے. تو وہ ورلڈ کپ پہ گئے تھے, وہ بہت اچھا رہا. میرا انڈیویجول اپنا بہت اچھا رہا, میں نے اپنی ٹیم کے ٹاپ سکورر رہا ہوں, 6 سکور کیے ہیں, 3 اسسٹ کیے ہیں, اپنا ہی ریکارڈ توڑا میں نے اسپین کے ورلڈ کپ کا. وہ میرے لیے تو ایک آنر ہے ایز اے پاکستانی, آئی بی ڈوئنگ گڈ جاب فار دا یو ایس اے ٹیم. دوسری رہی بات یہ کہ بھی یہ جو غوث صاحب کی باتیں ہیں, ان کو بھی مبارک دیں, ان کے 2 گھر کے بچے اس ٹیم میں تھے جو ایشیا کپ جیت سے 3rd آئی ہے. میں نے تو شروع میں دیا, بلکہ میں نے تو یہ بھی کہا کہ پورا پروگرام آپ پہ ہونا چاہیے. میں نے تو یہ بھی کہا. نہیں, وہ آپ کے پاس اب نمبر آ گیا, جب چاہے آپ ان کو کوآرڈینیٹ کر سکتی ہیں. کبھی طیب اکرام صاحب آئے, ان سے بھی کر سکتے ہیں, وہ تو ادر ایشو ہے. لیکن میرے لیے بھی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھی میرے یہ جو 2 بچے گئے ہیں ٹیم میں, بہت اچھی ان میں پوٹینشیل ہے. ان کے لیے جو غوث نے کہا ہے کہ ان کے فیوچر کے لیے گورنمنٹ کو یہ سیکیور ہونا چاہیے. باقی رہی امریکہ میں, ہم تو یہ 24 گھنٹے کی ہماری یہ جاب ہوتی ہے. میں تو اپنے آپ کو ایز اے پراؤڈ کرتا ہوں کہ بھی میری ابھی 18 بچیاں میری ٹریننگ کی جو اسٹیٹ میں ڈفرنٹ ڈویژن کی اسٹیٹ چیمپئن شپ میں گئی ہیں اور کالجوں میں جا رہی ہیں اگلے سال, سمجھ لگی. تو اس سینس میں ہمیں پاکستان میں بھی فخر ہے. جیسے یہ غوث صاحب کے گھر کے بچے ہیں, میں جانتا ہوں ان کو بچپن سے, ایک مل کر بھی آیا تھا, ان میں پوٹینشیل بھی ہے. تو یہ امریکہ کا سرکل چلتا رہے گا, پاکستان کا چلنا چاہیے. ہم یہاں فیل کرتے ہیں, ہمیں کوشش ہے, خواہش ہے کہ پاکستان میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. طیب صاحب کو ہماری سب کی طرف سے
بہت مبارک. اور آئی بی فیل بہت ریئلی پراؤڈ مائی سیلف کہ ہم لوگ اس کے دوست ہیں یا ہم لوگوں نے ایک ساتھ گزارا ہوا ہے. غوث صاحب تو اس کے رائٹ ہینڈ ہیں یا لیفٹ ہینڈ ہیں, یہ تو ہر وقت ان کے پاس ہوتے ہیں یا ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن یہ فیملی تو آلریڈی نو کوشچن ایک لیجنڈری فیملی ہے پاکستان میں, جن کا ریکارڈ بھی شاید آگے جا کے 50 سال 100 سال میں کوئی نسل توڑے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی ابھی تو کسی اولمپک کو بھی دیکھ لیں آپ, اختر رسول جیسے بندوں کو دیکھ لیں, اس کا کوئی بیٹا نہیں کھیلا. اور دیکھ لیں کسی منظور جونیئر صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کا بیٹا نہیں کھیلا. اور سو مینی لیجنڈس پلیئر جن کا دنیا میں نام ہے, ان کی آگے نسلیں نہیں کھیلتی. تو یہ تو ایک ہیرا فیملی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پتھر کو تراشتے جائیں تو آپ کو اور ہیرے ملتے جائیں گے. تو یہ بھی فیملی کا ایک اعزاز ہے, اس کو تو آپ نے نکھارنا ہے. ان لوگوں کے مشوروں سے, ان کے بڑے بھائی میں ایک ہی چارپائی پہ ہم سوتے تھے ان کے گھر میں جب ان کے گھر رہتا تھا, مجھے وہ بھی سارے زمانے یاد ہیں. تو یہ ساری باتیں ایک آنر ٹو می مائی سیلف. تو امریکہ میں ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہماری بہت زیادہ دعا ہے کہ پاکستان میں ایک ترقی کرے, اور اللہ تعالیٰ طیب صاحب کو, غوث صاحب کو, پاکستان کی ہاکی کو ترقی دے, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو تھوڑی سی شرم حیا دے دے. شرم حیا دے دے, میں تو یہ لفظ کروں گا کہ ان کو شرم حیا دے کہ یہ گورنمنٹ ہاکی کو سپورٹ کرے. چلیے, بہت 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 شکریہ. یہ آپ کا لاسٹ میسج تو مجھے بڑا ہی اچھا لگا. تھینک یو سو ویری مچ. غوث صاحب آپ کا بہت شکریہ, مزمل صاحب آپ کا, دونوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے, قیمتی رائے آپ سے لیں گے. بہت بہت شکریہ. سو اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو یہی ختم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہاکی کو وہی عروج عطا کرے جس عروج پر ہر پاکستانی فخر کرتا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے گا تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو ہمارے شوز کو آپ دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے شائلہ خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.